नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक घटना चक्र की पूर्व अवलोकन श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ज्योग्राफी में मैंने आपको 6 क्लास दे दी हैं और आज आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, जो कि आपकी अखिल सर के द्वारा दी जाती हैं। ये भी क्लासेस आपको रोजाना दी जा रही हैं, जो आपके आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप अगर आरओ एआरओ के अलावा तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, जिसमें आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक, जो कि आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि हम भूगोल को पढ़ रहे हैं। इस भूगोल में भौतिक विभाजन का एक आपका टॉपिक था, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक थे, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। जिसमें आपका मैंने भारत का प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, पर्वत चोटियां और घाटियां और दर्रे, ये कल की क्लास में दोनों को कंप्लीट कराया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने है हिमरेखा एवं हिमनद और पठार, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमको इन टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा। तो आज जो एक टॉपिक है जो है आपका हिमरेखा यानी स्नो लाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप जानते ही होंगे कि स्नो लाइन क्या होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके सामने एक पहाड़ है या माउंटेन है, इस माउंटेन पे आपको यहाँ पे स्नो दिखती है। तो ये स्नो जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इस जगह से, ये जो जगह है इसके ऊपर ही आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये स्नो लाइन है जहाँ से आपकी स्नो मिलना स्टार्ट होती है। किसी भी माउंटेन पर स्नो मिलना यानी बर्फ मिलना अगर स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से आपकी स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम स्नो लाइन कहते हैं, जो अलग अलग माउंटेन पे अलग अलग होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि स्नो लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है, जो हर माउंटेन की अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी अगर एक माउंटेन की उतनी लाइन है तो उसी माउंटेन की दूसरे की भी हाइट उतनी ही होगी स्नो लाइन की, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा एक एवरेज लिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्नो लाइन अगर बात की जाए तो स्नो लाइन का एवरेज जो होता है वो लगभग आपका 4500 से 6000 मीटर के आसपास होता है। तो 4500 से 6000 मीटर के ऊपर आपको बर्फ मिलने वाली है। तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, यहां से ऊपर वाला पार्ट है, इसमें आपको स्नो दिखाई दे रही है। और इसके नीचे जहां पे आपका क्या है, जहां पे स्नो नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है जो ग्लेशियर फॉर्म होंगे यानी हिमनद जहां बनेंगे, तो वो कहां बनेंगे, जहां पे आपका स्नो लाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के ऊपर आपको ग्लेशियर मिलना स्टार्ट होते हैं और ग्लेशियर के पिघलने से फिर नदियों का उद्गम होता है। और नदियों का ओरिजिन होने के बाद में नदियां सेडिमेंट्स लेके जाती हैं और सेडिमेंट्स लेके जाने के बाद में वो मैदानों का भी निर्माण करती हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है स्नो का होना, तो स्नो लाइन का होना, जहां से हमें स्नो मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आपका स्नो लाइन, जो कि आपका स्नो लाइन और ग्लेशियर इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला आता है, क्या कहता है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। अब यहां पे आपके एक बात देख पा रहे होंगे कि यहां आपसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से रिलेटेड बातें की जा रही हैं। तो याद रखना कि हिमालय में स्नो लाइन बनती है, इनका भी अलग अलग तरीका होता है, या फिर कहेंगे उत्तर और दक्षिण की बात आती है। जब मैं हिमालय के उत्तर की बात करूंगा तो उत्तर में जो स्नो लाइन होती है वो 5500 से 6000 मीटर के आसपास होती है। कितनी, 5500 से 6000 मीटर के आसपास होती है। तो हिमालय के दक्षिणी पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो हिमालय के दक्षिणी पार्ट में ये 4500 से 6000 के आसपास होती है। 4500 से 6000 मीटर के पास पास यानी एवरेज होता है इसका। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पश्चिम का, तो पश्चिम में ये आपकी 5000 से 5800 के आसपास होती है, यानी 5000 से 5800 मीटर तक आपको क्या मिलने वाली है, स्नो लाइन मिलने वाली है। इसके बाद में मैं पूर्व की बात करूंगा तो पूर्व में आपको ये कितनी मिलने वाली है, ये लगभग 4300 से स्टार्ट होती है और ये 6000 मीटर तक पहुंचती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको मिलती है 5000 से 5800, इसके अलावा 4000 से 5800, तो ये भी आपका 5000 से 5800, तो सी और डी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में।
ठीक है, यानी जो आपका हिमालय का पूर्व पार्ट है, आपका ईस्ट वाला पार्ट है, तो ईस्ट वाले पार्ट में आपको स्नो लाइन कहाँ से मिलने वाली है, तो स्नो लाइन आपको 4300 मीटर के ऊपर मिलने वाली है। मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में माउंटेन है, और इस माउंटेन के पास में ये आपकी स्नो लाइन है, जहां से आपको क्या मिलने वाला है, जहां से आपको बर्फ यानी स्नो मिलने वाली है। इसके ऊपर वाले पार्ट में ही आपको स्नो मिलेगी, और नीचे वाले पार्ट में आपको मोस्टली पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज मुझे समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, सियाचिन की बात करता है। अब जो स्नो लाइन है, तो इसके ऊपर क्या बनेंगे, धीरे धीरे बर्फ का पार्ट ऊपर पहुंचेगा, और जैसे जैसे जितनी हाइट बढ़ेगी तो बर्फ भी यानी आपका टेम्परेचर भी यानी माउंटेन का टेम्परेचर भी उतना कम होता जाएगा, और वहां पर आपको बर्फ मिलना स्टार्ट हो जाती है, और आगे जाके यानी और ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि सियाचिन हिमनद कहां पर स्थित है, तो सियाचिन है क्या, सियाचिन भी एक ग्लेशियर है। तो इस ग्लेशियर की बात करते हैं, तो ये कहां पर है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अक्साई चिन के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, लेह के पूर्व में, और नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आपको ये तो पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है, तो सभी को पता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, ये लद्दाख में है। कहां पर है, ये लद्दाख में है। लेकिन अब यहां पे जो पूछा गया है वो पूर्व और पश्चिम के माध्यम से पूछा गया है। तो याद रखना कि ये नुब्रा घाटी जो है, यहां पर आपकी नुब्रा घाटी है, इस नुब्रा घाटी के कहां पर है, उत्तर में है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ये बात यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिखाई दे रही है कि नुब्रा घाटी के उत्तर में, तो लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी का और ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि अक्साई चिन की अगर आपसे पूछा जाए, तो अक्साई चिन के पश्चिम में है, जिस पर किसका कब्जा है, अक्साई चिन पर किसका कब्जा है, चीन का कब्जा है। 1962 के बाद से अक्साई चिन पर चीन का कब्जा है, जिसके बाद में LAC अस्थाई बॉर्डर बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अक्साई चिन की बात करेंगे, तो अक्साई चिन के पश्चिम में आपका क्या पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद गिलगिट की बात की है इन्होंने, तो गिलगिट की भी बात कर लेते हैं। तो गिलगिट कहां पर है, गिलगिट के ये कहां पर है, पश्चिम में है या पूर्व में है, तो याद रखना गिलगिट की बात करेंगे तो गिलगिट के पूर्व में है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ ले, अगर अलग अलग तरीके से पूछता तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं कि ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। अक्साई चिन की पूछेगा तो अक्साई चिन के पश्चिम में है। गिलगिट के बारे में पूछेगा तो ये गिलगिट के पूर्व में है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है कहां पे, तो ये लद्दाख में है, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहां पर आज के टाइम पे क्या है, हमारी सेना रुकती है। तो 1984 तक हमारी सेना यहां पे नहीं रुकती थी, लेकिन आज के टाइम पे हमारी यहां पे सेना रुकती है। क्यों रुकती है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान ने एक बार कब्जा करने की कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम रखा गया, ऑपरेशन मेघदूत। अब इस ऑपरेशन मेघदूत में क्या था कि यहां पे आपको करना क्या था कि जो पाकिस्तान की सेना यहां पे आ रही थी, कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, उनको यहां से भगाना था। तो यहां पे हमने उनको भगाया। भगाने के बाद में क्या हुआ कि उनको भगाने के बाद में उस जगह पर फिर से ये साजिश हो सकती थी कि इस पर कब्जा करने की कोशिश की जाए, जिसके बाद में हमारी सेना यहां पर रुकने लगी। और हमारी सेना जब रुकने लगी तो इस जगह पर हमने एक बैटलफील्ड बनाया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड बना। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सियाचिन पर हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो सियाचिन को बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन मेघदूत था। किसके खिलाफ चलाया था, तो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ चलाया था, जो यहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। यह भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो भी आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए कितने किलोमीटर का है, तो लगभग 76.64 किलोमीटर का है कहां पर, तो ये लद्दाख में है। और लद्दाख का पार्ट जो आपका कहां पर है, काराकोरम वाले पार्ट में, लद्दाख रेंज और काराकोरम वाले पार्ट में। तो आपने सुना होगा हिमालय का काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज में ही आपका सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो मैंने अभी ही आपको बता दिया है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, जो नुब्रा घाटी के उत्तर में था, अक्साई चिन के पश्चिम में था, गिलगिट के पूर्व में था, पूरा टोटल लद्दाख में था, जहां पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1984 में। और इसके बाद में दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी बना था, तो वो कौन था, सियाचिन ग्लेशियर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर। और ये कितने किलोमीटर का है, ये भी याद रखना कि ये 76.64 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और अगर ये 76.64 किलोमीटर लंबा है, तो ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का
सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का, ये तो भारत की बात आ गई, अगर दुनिया की बात की जाएगी तो दुनिया में आपको एक बात याद रखनी है कि दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है। अब मैंने यहां पे दूसरा बोला है, और दूसरा यहां पे एक बात याद रखना, मैंने बोला दूसरा और एक बार और बर्ड बोला मैंने अध्रुवी, अध्रुवी ग्लेशियर। तो अध्रुवी का मतलब है कि आपको पृथ्वी पर यहां पे दो पोल मिलते हैं, पृथ्वी पर दो पोल मिलते हैं, एक आपका साउथ पोल है और एक आपका नॉर्थ पोल है। तो यहां पर मोस्टली आपको ग्लेशियर मिलते हैं, इसलिए ग्लेशियर के बाहर यानी पुल जो आपके पोल हैं, इन पोल के अलावा कहीं पर ग्लेशियर मिल रहे हैं, उन्हें हम अध्रुवी ग्लेशियर कहते हैं। तो जो भी आपके सामने है, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है और ये कहां स्थित है। अगर दूसरा हमारे पास में है सियाचिन है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी तो होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो उसका नाम भी आपको बताना है और ये कहां पर स्थित है ये बात भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, यहां पे बोला गया है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपके दिमाग में क्या नाम चलेगा कि अभी ही हमने पढ़ा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, 76.64 किलोमीटर का है। दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है और जहां पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं तो जहां पर हमें कोई भी यहां पर सियाचिन का नाम नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो याद रखना कि अगर इन चारों की बात आ जाए, कंचनजंगा, रुंडनू, गंगोत्री और केदारनाथ, तो इनमें सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां पर आपकी भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से? भागीरथी नदी यहां से निकलती है। और आपसे पूछा जाए कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये 26 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा? 26 किलोमीटर लंबा है। बाकी के आपको दिखाई दे रहे हैं तो कंचनजंगा के नाम से आपका एक माउंटेन है और यहां पर ही आपका एक क्या पड़ता है, ग्लेशियर भी पड़ता है, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये 16 किलोमीटर लंबा है। और रुंडुन की बात करेंगे तो ये लगभग आपका 19 किलोमीटर लंबा है। और जब मैं केदारनाथ की बात करूंगा तो केदारनाथ में आपका ये कितना है, तो ये 14 किलोमीटर लंबा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 26 किलोमीटर का सबसे लंबा ग्लेशियर इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा उग जाएगा, वो गंगोत्री हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वही सेम क्वेश्चन, तरीका अलग। यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। विशालतम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो आपके सामने जब सियाचिन दिख जाए तो हमें किसी का भी नाम नहीं लेना, फिर उसके बाद में हमें तुरंत ऑप्शन देखना है और आंसर लगाना है। जब ये दुनिया का ही दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है तो भारत का तो सबसे बड़ा होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 क्या कहता है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर स्थित है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब तुरंत हमें आंसर देना है, क्या बताना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 2004 और 2010 में दोनों में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है चौराबाड़ी ग्लेशियर, या फिर केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, या फिर केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो आप केदारनाथ मंदिर को जानते ही हैं, शिव जी का एक आपका यहाँ पे मंदिर पड़ता है जो केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो याद रखना ये चौराबाड़ी ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में है, तो ये रुद्रप्रयाग जिले में है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और आपसे पूछा जाए इस रुद्रप्रयाग जिले में एक मंदिर है जिसका नाम केदारनाथ है, तो ये केदारनाथ के किस दिशा में पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अब आपको आंसर बताना है कि इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो आपको जरूर बताना है आंसर कि चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। मैंने आपसे आपके दो क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है और चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं कहां पर, कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है। अब आपको पता है
हिमालय है, इस पर ग्लेशियर मिलेंगे, तो ग्लेशियर मिलेंगे तो वो पिघलेंगे, पिघलेंगे तो नदियां मिलेंगी, ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। लेकिन इनकी गति सर्वाधिक हो रही है, कम हो रही है, या फिर आपको विश्व के अन्य भागों के समान है, या फिर हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि सूचना उपलब्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और हिमालय की जब मैं ग्लेशियर की बात करता हूं तो ग्लेशियर का पिघलना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। और आपने देखा, एक और बात देखा होगा कि जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है 50 वर्षों की तुलना में अगर की जाए तो 50 वर्षों की तुलना में इसका जो एक्सपेंशन था वो आधा हो चुका है। इसका मतलब है कि बहुत तेजी से पिघल रहा है, तो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में उपस्थित है। तो यहां पे जब बात की जाएगी कुमायूं क्षेत्र में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, हमें इसके बारे में बात करनी है। ए कह रहा है हिस्पर, हिस्पर की बात करूंगा तो हिस्पर जो है वो आपका काराकोरम रेंज में पड़ता है, और काराकोरम रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो काराकोरम रेंज आपकी लद्दाख में पड़ती है। तो हमसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है जेमू, तो जेमू ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में पड़ता है, और अगर ये सिक्किम में पड़ता है, मुझसे पूछा जा रहा है कुमाऊं क्षेत्र, और कुमाऊं क्षेत्र आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो आपका यहां पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों ही गलत हुए। बचता आपका फिर सी में, सी कहता है आपका मिलाम ग्लेशियर, तो याद रखना कि मिलाम ग्लेशियर जो है यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और मिलाम ग्लेशियर जो कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है, और यहां से ये उत्तराखंड का तो है ही, और इसी जगह से शारदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? शारदा नदी का उद्गम होता है। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, वो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपको देना है तुरंत है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दे रखा है, हमें दोनों युग्म दे रखे हैं, एक तरफ आपको ग्लेशियर दिए हैं, दूसरी तरफ में आपको क्या दिए, नदियां दी हैं। तो हमें यहां पे क्या बताना है कि कौन से युग्म जो हैं सही सुमेलित हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहां पे हमें दिए गए हैं, हमें कभी भी मिलान नहीं करना, हमें यह देखना है कि इसके सामने जो नदी लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है बंदरपूंछ, और बंदरपूंछ के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो बंदरपूंछ में क्या है, बंदरपूंछ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमें समझ में आ गया कि पहला युग्म हमें जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अब दूसरा जो युग्म है, दूसरा कहता है कि 12 सिगरी से चिनाब की नदी निकलती है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है कि 12 सिगरी जो आपका जो ग्लेशियर है यहां से आपकी चेनाब नदी निकलती है, और ये चेनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, और दोनों धाराओं का नाम आपका पता होना चाहिए, क्या होगा, एक है नाम चंद्रा और एक है भागा, तो चंद्र भागा से मिलकर बनी है चेनाब, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तीसरा कह रहा है मिलाम, मिलाम से आपकी यहां पे बता रहा है मंदाकिनी, लेकिन अभी ही हमने पढ़ा है कि शारदा नदी का उद्गम जो होता है या काली गंगा का जो उद्गम होता है वो मिलाम ग्लेशियर से होता है, तो यहां पे तीसरा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, सियाचिन, सियाचिन की बात करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर का है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करूंगा तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नुब्रा नदी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। हमें 1, 2 और 4 सही मिल चुके हैं। अब बचता हमारे पास में पांचवा कहता है जेमू ग्लेशियर से मानस नदी निकलती। भाई जेमू ग्लेशियर से मानस नदी नहीं निकलती, याद रखना जेमू की जगह पे यहां पे हो जाएगा तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी यहां से निकलती है। और याद रखना कि तीस्ता नदी कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा यहां पे गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, 1, 2 और 4, और 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि यहां पे बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब आज का नहीं, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित ग्लेशियर को उनकी लंबाई के घटते क्रम में लगाइए। निम्नलिखित ग्लेशियर को
उनकी लंबाई के घटते हुए क्रम में लगाना है। सामने आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4, इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ पे हमें दिया बियाफो, हिस्पर, सोनापानी, बाराशिगरी और द्रांग द्रुग। इन चारों ग्लेशियर की बात की जाए यानी पांचों ग्लेशियर की बात की जाए तो इन पांचों ग्लेशियर में सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर होगा, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे हिस्पर ग्लेशियर होगा। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर मुझसे बियापो, हिस्पर, सोनापानी, बाराशिगरी, द्रांग और द्रुंग की बात की जा रही है तो इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर जो होगा वो कौन सा होगा, वो हिस्पर होगा। तो हिस्पर किस में है, ए में नहीं है, तो ए में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और इसके अलावा डी में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हिस्पर हो गया। हिस्पर के बाद में काराकोरम रेंज में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, बिआफो। तो याद रखना सबसे बड़ा सियाचिन है, सियाचिन के बाद में काराकोरम रेंज में सबसे बड़ा हिस्पर है, उसके बाद में बिआफो ग्लेशियर है। तो यहां पे हमें मिल गया है हिस्पर और बिआफो, हमें पूरा आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी कहता है हिस्पर, बिआफो, द्रांग द्रुग, सोनापानी और बाराशिगरी यहाँ पे ग्लेशियर है घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा हिस्पर, उसके बाद बियापो, उसके बाद द्रांग द्रुग, उसके बाद सोनापानी और उसके बाद में बाराशिगरी ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर के आपके 10 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, हम इसके बाद में एक और टॉपिक जो कि मैंने बताया था कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और दूसरा टॉपिक है आपका पठार। तो आप पठारों की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक और टॉपिक आता है पठार, तो जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, प्लेटूज इन इंडिया। तो आपको मालूम है कि जब आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, भारत का ये वाला पार्ट, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, और अगर ये प्रायद्वीपीय भारत है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, तो वो यहाँ पे आपको नोट करनी होंगी और उन इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट कभी यहां था ही नहीं। ये पार्ट कहां था, ये पार्ट आपका अफ्रीका प्लेट में था जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। तो वहां से ये टूटकर आपकी जो यूरेशियाई प्लेट है उससे टकराया है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट हमारा पुराना है। यानी सबसे प्राचीन पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे प्राचीन पार्ट या भारत में सबसे प्राचीन पार्ट कौन सा है, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इस तरफ आप देखोगे अरेबियन सी है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपका इंडियन ओशन है, और इस तरफ आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है। तो ये क्या है, त्रिभुज के आकार का है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है जो कि भारत का है। भारत की अगर मैं बात करूंगा, जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उन भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है अगर आपसे ये पूछा जाए तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत है जो कि 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से लगभग आधा पार्ट तो यही है। तो यही पार्ट जो है तो भारत का सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पठारों की मैं बात करूंगा, जिसके पास में शिखर नहीं होता और जिसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर ऊंची होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। जिनके पास में 600 से 900 मीटर की ऊंचाई होती है और जिनके पास में शिखर यानी पीक नहीं पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पठार कहते हैं, जो कि आपको चित्र में यहां पे दिखाया गया था प्लेटूज इन इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब मैं बात करता हूं कि क्या, कि यहां पे जो आपको पठार दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा ये अरावली का पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वो अरावली का पार्ट है, यानी अरावली पठार नहीं, अरावली क्या है, अरावली आपकी माउंटेन रेंज है। तो यहां पे आपको इसके बाद ये वाली जो रेंज है इसे हम विंध्या की रेंज कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा विंध्या और सतपुड़ा। तो यहां पे अरावली और विंध्या के बीच में अगर बात की जाए तो कौन कौन से पड़ते हैं, एक है आपका मालवा जो कि वास्तव में बिल्कुल बीच में पड़ता है, मालवा का पठार है, इसके बाद बुंदेलखंड का पठार है, इसके बाद बघेलखंड का पठार है, और आगे हम बढ़ते हैं तो हम जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो पूर्व की तरफ में आपका छोटा नागपुर का पठार है। फिर हम और आगे पूर्व की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको शिलोंग का पठार मिलता है। और याद रखना शिलोंग का पठार
प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो जहां पे गारो, खासी, जैंतिया जो हम पहाड़ियां पढ़ते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये बात आपको याद रखनी है। भले ही नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में भी दिखाया जाता है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं, ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है जो अलग हो गया, भ्रंशन के कारण अलग हुआ और मालदा गैप से अलग होता है। तो इस मालदा गैप में भले ही आप यहाँ आज के टाइम पे मैदान मिलते हैं, तो मालदा गैप से अलग होने वाला कौन? शिलांग का पठार, जिसे मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है। बाकी का आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा जिसे हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। इस दक्कन के पठार में जो महाराष्ट्र वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका डेक्कन ट्रैप है। इसके बाद में यहाँ ये आपका कौन सा है? ये कर्नाटक का पठार है। और जब मैं यहाँ की बात करूंगा तेलंगाना के तरफ, तो तेलंगाना की तरफ में आपको ये दिखता है, ये आपका दंडकारण्य का पठार है और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है तेलंगाना का पठार है। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और शिलोंग का पठार, ये कई सारे पठार हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। और आपको भी पता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्भेदन यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, जिसके बाद में यहाँ पे जो रॉक मिलती है वो इग्नियस रॉक मिलती है, जिसे हम आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं। और आग्नेय चट्टानें जिसे हम बेसाल्टिक रॉक यानी आग्नेय चट्टानों में एक और प्रकार जिसे हम बेसाल्टिक रॉक कहते हैं। और बेसाल्टिक रॉक की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो मोस्टली आपको कैसी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। तो इसी के साथ में हम क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? 1 का मतलब 11, जो हमारा आज के टोटल की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट, अभी बताया था कि यहाँ पे बेसाल्ट रॉक मिलती है। तो बेसाल्ट निर्मित लावा, तो लावा से ही बनी है क्योंकि यहाँ पे एग्नियस रॉक है। और अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है तो जिसकी वजह से यहाँ पे पठार मिलते हैं। तो लावा शैली का जो निर्माण हुआ वो किस युग में हुआ है इसकी बात करता है। सबसे पहले दिया है क्रिटेशियस, प्लिस्टोसीन, कार्बोनिफेरस और मायोसीन। तो मैं अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्रिटेशियस युग जो हुआ था तो इसमें ज्वालामुखी उद्गार हुए थे यानी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। जो डेक्कन ट्रैप हम देख रहे थे महाराष्ट्र की तरफ में, वो उसका निर्माण हुआ था और ये बेसाल्ट से निर्मित है। यहाँ पे आपको बेसाल्ट से निर्मित है। तो आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी मिलती है ना, वो इसी वजह से मिलती है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण वहां पे मिलता है, जो कि आपकी कॉटन के लिए मानी जाती है कि कॉटन की खेती सबसे ज्यादा इसी पर होती है। तो वो कहाँ पर है? वो आपके महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ में मिलती है। तो यहाँ पे बेसाल्ट से निर्मित लावा शैलों का यहाँ पे निर्माण हुआ था। और किसकी वजह से हुआ था? ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से हुआ था। और किस युग में हुआ था? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? मेघालय के पठार के बारे में। तो मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि मेघालय का जो पठार है, भले ही हमें नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में हम पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रायद्वीपीय का पठार है यानी प्रायद्वीपीय का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय पठार किसका पार्ट है, तो प्रायद्वीपीय खंड का पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, जो भ्रंशन के कारण कहां से अलग होता है? भ्रंशन के कारण यहां पे मालदा गैप से अलग हुआ। कौन सा गैप आ गया था? मालदा गैप आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? भ्रंशन के बाद में क्या हुआ? ये आगे की तरफ चला गया, जो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, जहां पे आप देखते हो गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियां आपको यहां पे मिलती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 13, कहता है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो यहां पे बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत के अतिरिक्त जो आपके निर्माण हुआ, किसका? पर्वतों का और अधिक पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे अरावली पर्वत है, ये पर्वत हुए। तो ये कब इनका निर्माण जो हुआ वो किस काल में हुआ? तो इसके लिए आप याद रख लेना कि सोनो जो एक महाकल्प में इस प्रायद्वीपीय के अतिरिक्त अधिक पर्वतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो छोटा नागपुर का पठार आपने अभी ही देख लिया था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। और ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये कहाँ पड़ता है? ये लगभग आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसका सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है,
तो यहाँ पे घना जिला कौन सा है, वो धनबाद है। लेकिन क्यों है ये बात पूछी जा रही है, तो धनबाद में लाल मिट्टी जो है वो व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पे कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन यह कारण हो सकता है नहीं, यहाँ पे कोयला खनन होता है, यहाँ पे औद्योगिक संस्थापन के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उपजाऊ मिट्टी, तो मैंने आपको बता दिया कि लाल मिट्टी मिलती है जो ज्यादा उपजाऊ होती नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाए जाना, ये पाए तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खनन उद्योग तो है। अगर भाई ये पाए जाना अलग है, इनका पाया जाना अलग है, लेकिन इस जगह पे उनका उद्योग लगाना, उनकी इंडस्ट्रीज लगाना, तो इंडस्ट्रीज से क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो जिस वजह से क्या है, यहाँ पे घना क्षेत्र बना, यहाँ पे लोगों का रहना स्टार्ट हुआ, तो खनन उद्योग का विकास यहाँ पे हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए से जाना भी जाता है। तो इसलिए धनबाद में सर्वाधिक घना बसा, यानी जो छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे सर्वाधिक घना जिला जो है वो धनबाद है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 आपके सामने आ चुका है, और क्या कहता है कि छोटा नागपुर जो पठार है ये कैसा पठार है, बताइए। ए कहता है अग्र गंभीर है, बी कहता है गर्त है, पद स्थली है, समप्राय भूमि है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होने वाला है कि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो है वो कैसा पठार है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे कई सारे पठार मिलते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों के हैं। पठारों का जो क्रम है वो अलग अलग ऊंचाइयों का मिलता है। यहाँ पे तीव्र ढाल मिलता है, जिस वजह से इसे अग्र गंभीर माना जाता है। ये एक अग्र गंभीर है। यहाँ पे शार्प आपका जो ढलान है वो शार्प मिलता है। तो यहाँ पे छोटा और बहुत सारी ऊंचाइयों, अलग अलग ऊंचाइयों के पठार मिलते हैं, तो इसे अग्र गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए चित्र पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि यहाँ पे ए बी सी डी, ये चित्र आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको इसको बताना है। ए ये दिया गया, ए ये दिया गया है, बी ये दिया गया है, सी और ये दिया गया है, डी। इसका हमें आंसर देना है, ये है क्या। तो ए की बात करूंगा तो आपको पता है कि इस जगह पर क्या है, यहाँ पे आपको दो पहाड़ियां मिलती हैं, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां। और विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों पे यहाँ पे रिफ्ट वैली बनाते हुए दो नदियां निकलती हैं, जिसे हम नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती क्या बना रही है, यहाँ पे रिफ्ट वैली बना रही हैं, इस वजह से इसका आंसर ए की जगह पे हो जाएगा आपका ये। बी की बात करेंगे तो बी का यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ पड़ता है इस जगह पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा पड़ेगा। तो ये तो अगर पहले पड़ा है तो ये तो छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ हो गया। और सी की बात करेंगे तो सी का है आपका छोटा नागपुर का पठार है। सी की जगह पे आपका क्या आएगा, छोटा नागपुर का पठार है, जो होता आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में ही पड़ता है। जब मैं डी की बात करूंगा तो डी क्या है, यहाँ पे डी की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट के साइड ये कहाँ पर है, पश्चिमी घाट के पूर्व की बात कर रहा है। तो पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र। अब वृष्टि छाया क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, तो इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। और अगर रेन शैडो एरिया कहते हैं तो मान लीजिए ये आपके पहाड़ है और इस पहाड़ के एक साइड का बारिश होना, एक साइड पे बारिश होना और पहाड़ों का ऊंचाइयों की वजह से, अधिक ऊंचाई की वजह से इसे पार ना कर पाना, जिससे अगली दूसरी साइड पर पानी का ना पड़ना, ये आपका क्या कहलाता है, रेन शैडो एरिया कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या रखना है कि पहाड़ों के एक तरफ में तो बारिश होना, पहाड़ों के दूसरी तरफ में बारिश का ना होना। तो जिस तरफ बारिश का ना होना होगा उसे हम रेन शैडो एरिया कहेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। तो जो आपका यहाँ पे डी में दिया गया है। तो अब मैंने क्या क्या बता दिया, ए हो गया आपका नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली, जो कि आपकी क्या है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र यहाँ पे दे रखा है। और रिफ्ट घाटी क्षेत्र आपका ए में दिया है, सी में दिया है, बी और डी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। उसके बाद में बी जो दिया है वो छत्तीसगढ़ दिया है, तो यहाँ पे बी में दिया है छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसमें भी छत्तीसगढ़ का मैदान बिल्कुल सही है। सी की बात करेंगे तो सी छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे वर्षा छाया क्षेत्र, यहाँ पे छोटा नागपुर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार है। और डी जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है, जहां पे आपका रेन शैडो एरिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। अरावली
और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? ए कहता है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सी कहता है दक्कन का पठार, और डी है यहाँ पे प्रायद्वीप का पठार। तो यहाँ पे कौन सा पठार सही होगा? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये आपका क्या है, प्रायद्वीपी भारत है, और अगर ये प्रायद्वीपी भारत है तो यहाँ पे आप देखोगे अरावली माउंटेन है और इस जगह पे आपका विंध्य माउंटेन है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस जगह पर क्या पड़ता है? इस जगह पर पड़ता है एक पठार जिसे हम मालवा का पठार कहते हैं, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि मालवा का पठार जो है वो अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य में पड़ता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2021 में उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में जो पठार पड़ता है उसका नाम क्या है? मालवा का पठार पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे मेवाड़ का पठार भी पड़ता है, और यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार भी पड़ता है, बघेलखंड का पठार भी पड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या पूछता है कि दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बी कहता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सी कहता है यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा, डी कहता है आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि जब मैं दंडकारण्य की बात करूंगा तो छोटा नागपुर का, अगर ये छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार के बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ में यहाँ पे दंडकारण्य का पठार पड़ता है, और दंडकारण्य का जो पठार है ये कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और उड़ीसा में पड़ता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 क्वेश्चन। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये मैंने अभी बता दिया कि ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, और कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और 5 ऑप्शन आपके कहाँ पे आते हैं? बीपीएससी के पेपर में आते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है कि बीपीएससी पेपर के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो हमारे पास में उड़ीसा सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो गलत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे आप ई ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास में 2 ऑप्शन सही हैं। दूसरा, इसके साथ में स्लैश में दिया गया है उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो हमारे पास में 1 से ज्यादा आंसर सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 आपसे क्या कहता है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मैंने अभी बता दिया भाई, दंडकारण्य इतनी देर से हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अब पूछा जा रहा है किस भाग में स्थित है। तो दंडकारण्य जो है भारत के उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग, पूर्वी और पश्चिमी भाग में स्थित है। तो याद रखना कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका प्रायद्वीपी भारत है, तो प्रायद्वीपी भारत का ऊपर वाला पार्ट, इसके प्रायद्वीपी भारत के नहीं, भारत के पार्ट जो है उत्तर में आपके हिमालय पड़ता है। नीचे की बात करें तो ये आपका दक्षिण वाला पार्ट हो गया, ये आपका पूर्व वाला पार्ट हो गया, ये आपका पश्चिम वाला पार्ट हो गया। लेकिन इस जगह पर अगर कुछ भी पड़ेगा, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड जिसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है, तो दंडकारण्य भी वहीं पड़ता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसे कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, वहां पर आपका दंडकारण्य पड़ता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 क्या कहता है? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार का जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग हमें यहां पे बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो यहां पे पुराना है। तो सामने आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है रोहतास पठार, दूसरा दिया है खड़गपुर का पठार, तीसरा दिया है आपका उत्तरी पश्चिमी पठार, और चौथा दिया है उत्तर गंगा का मैदान। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो खड़गपुर के पठार की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रोहतास के पठार की बात करूँ, तो यहाँ पे रोहतास का पठार जो है विंध्यन क्रम की श्रृंखला का पार्ट है, विंध्यन क्रम का पार्ट है। अगर यहाँ पे विंध्यन क्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कौन सा पठार हो जाएगा? रोहतास पठार हो जाएगा। लेकिन जब मैं खड़गपुर की बात करूंगा तो खड़गपुर पठार जो है ये आपका धारवाड़ क्रम की पठार चट्टानों का पार्ट है। ये कौन सी चट्टानें मिलती हैं यहाँ पे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, सी की बात करूं उत्तर पश्चिम पहाड़ियों की, तो उत्तर पश्चिम पहाड़ी टर्सरी क्षेत्र का है, यानी तृतीय क्रम की या टर्सरी क्षेत्र की यहाँ पे क्या मिलती हैं? पहाड़ियां मिलती हैं। और उत्तर गंगा की मैदान की बात करूंगा तो सबसे
सबसे नवीनतम पार्ट है, क्योंकि गंगा का मैदान सबसे बाद में बना है, ये हाल ही में यानी हिमालय के बाद में भी बना पार्ट कौन सा, वो मैदानों का पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पुराना, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे सबसे पुरानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि खड़गपुर पहाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे बिहार का सबसे पुराना पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश नहीं है, हमें यह बताना है। सामने आपके साथ में 4-5 ऑप्शन है, पांचवें ऑप्शन में क्या कहता है, इनमें से कोई नहीं और एक से ज्यादा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, नहीं है, मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो एक दे रखा है भुवन, बी दे रखा है आपको खासी पहाड़ी, सी दे रखा है गारो पहाड़ी और डी दे रखा है जैंतिया पहाड़ी। तो आप जानते ही हैं कि मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां इंपॉर्टेंट बनती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां आपकी मेघालय पठार का हिस्सा है। तो इसके बाद में कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका भुवन की पहाड़ियां जो है वो आपका मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा है कहाँ का, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता ये किसका हिस्सा है, तो ये मीजो हिल्स का हिस्सा है, जो मिजोरम में पड़ती हैं पहाड़ियां, ये उसका हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और 24 क्या कहता है कि अलबामा की जो पहाड़ियां हैं, अलबामा का हिल है, ये कहां पे पड़ता है। सामने आपके पास में ऑप्शन है 4, बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, बी कहता है बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में और बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा सही है कि बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे खत्म होता है। और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे, वहां पे मैंने 2 क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछे थे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वो आंसर क्या थे, वो आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, तब मैं बताऊंगा कि वो आंसर आपके सही हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है, यहां से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी रिवर यहां से उद्गमित होती है, किस नदी का ओरिजिन होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमें अब तटीय मैदानों को पढ़ना है, तो तटीय मैदानों के साथ में हमको उस पर फोकस करना है। तो ये सारे टॉपिक जो आपके भौतिक प्रभाजन में या भौतिक प्रदेशों में काउंट हो रहे थे, या भौतिक प्रदेश में हमने इस सारी चीजों को पढ़ा है, तो आपके का लगभग 8 यहाँ पे टॉपिक हो चुके हैं। इन टॉपिक के बाद में अब हमारे पास में तटीय मैदानों को पढ़ना है। तो उन तटीय मैदानों को पढ़ेंगे तो वैसे ही उसके बाद में ये आपका जो तटीय मैदान और उसके बाद में द्वीप आइलैंड, उसके बाद में ये टॉपिक जो हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस कंप्लीट हो जाने के बाद में हम अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट में बताना है। इसके साथ भी अगर क्लास आपको वास्तव में पसंद आ रही है तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर इसी तरीके से आपकी पसंद आती रहेगी तो हम आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके आरओ एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो, चाहे वो पॉलिटी का पार्ट हो, साइंस का पार्ट हो, सभी को लेके आएंगे। अभी हमारे पास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके सामने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में जो कि आपको मंडे को मिलेगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।